नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी 92 पर। दोस्तों, अगर आप सभी लोग टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ और एसएससी, जीडी, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम, यूपी कांस्टेबल, यूपी एसआई, बिहार एसआई, बिहार का कोई एग्ज़ाम जिसमें हिंदी व्याकरण आती है, किसी भी स्टेट का कोई ऐसा एग्ज़ाम जिसमें हिंदी व्याकरण आती है और कोई भी हो, आप सभी का अगर एक भी प्रश्न पूछा गया है उस परीक्षा में, तो आप सभी का इस बुक में कवर कर दिया गया है। यह बुक बहुत ही पेटेंट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर इसको मार्केट से खरीद सकते हैं तो ज़रूर खरीदिए, नहीं तो इस चैनल के माध्यम से यह बुक कंप्लीट करवाई जाएगी, आप सभी को विद एक्सप्लेन कंप्लीट करवाई जाएगी। अगर आप सभी लोग ध्यान लगाकर और धैर्य रखकर सुनते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो आप सभी का ये वादा करते हैं हिंदी व्याकरण से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि यह बुक अपने आप में ही कंप्लीट बुक है। इसको पढ़ने के बाद में मुझे नहीं लगता कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी आप सभी को व्याकरण के लिए, क्योंकि व्याकरण के लिए मोर देन सफिशिएंट है यह बुक। और आप सभी को एमसीक्यूज़ और पीओक्यूज़ के माध्यम से यह आप सभी को व्याकरण कंप्लीट करवाता है। महंगी ज़रूर है, लेकिन आप सभी के लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगी किसी भी एग्जाम के लिए। दोस्तों, वर्णमाला हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, आज से स्टार्ट करेंगे। हालांकि पहले वीडियो आप सभी को एक मिली होगी, लेकिन उस वीडियो की थोड़ी क्वालिटी ख़राब थी, इसीलिए उसको डिलीट कर दिया गया। 250 प्रश्न हम लोग वर्णमाला की डिस्कशन करने वाले हैं। पहला पार्ट है, जितने भी हो जाएंगे 30 से 40 मिनट में क्वेश्चन उतने करवा दिए जाएंगे, जितने भी बचेंगे नेक्स्ट पार्ट में करवा दिए जाएंगे, क्योंकि एक लिमिट होती है। अगर ज़्यादा बड़ी बना देंगे तो आप सभी को ज़्यादा बोरिंग लगने लगेगी। हिंदी जिसको पढ़ना आता है वो पढ़ डालता है, साहित्य हो चाहे ग्रामर हो चाहे व्याकरण हो, दोनों पढ़ डालता है। अगर जिसको नहीं शौक है पढ़ने का और जिसकी इच्छा नहीं होती है वह पढ़ेगा नहीं, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो दोस्तों एक एक प्रश्न करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है आप सभी का, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला उसे कहते हैं जैसे आप सभी का कोई माला है और एक मोती है, मोती को पिरो दिए जाते हैं। वर्ण ये आप सभी के क्या है? वर्ण क्या है? मोती है, और मोती को पिरो दिया गया एक धागे में, तो क्या बन जाता है? वर्णमाला। तो मोतियों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, नहीं सॉरी, मोतियों के व्यवस्थित समूह को मोतीमाला कहते हैं। वर्ण के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। यह टीजीटी 2009 का प्रश्न है, 2009 का प्रश्न। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आप लोग आंसर पर ध्यान न देना। घटना चक्र वाले विद एक्सप्लेन आप सभी को जानते ही हैं, देते हैं तो वह करते हैं। बाकी आप सभी लोग क्वेश्चंस पर ध्यान देना और क्वेश्चन देखना कि कितना लेवल का क्वेश्चन है। वर्ण अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। यह पूछा गया प्रश्न है कि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वर्ण या अक्षर कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यह पूछा जा चुका है प्रश्न डायरेक्ट यूपी ट्रिपल एससी बहुत सारे विभिन्न एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। जैसे आप सभी का का है, का के नीचे हलंत लगा है, तब तक यह व्यंजन है। अगर इसमें प्लस आ कर दिया जाए और इसमें स्वर मिला दिया जाए, का हलंत प्लस आ, तो क्या हो जाएगा? यह वर्ण बन जाएगा, अक्षर बन जाएगा का। तो इसको क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के योग को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और आप सभी के वर्ण कितने, टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। लेकिन प्रयोग के आधार पर पूछा जाए तो 10 लगाना। प्रयोग के आधार पर 10 होते हैं, वैसे आप सभी के 11 वर्ण होते हैं, क्योंकि रि आप सभी का तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है, संस्कृत में प्रयोग होता है। अयोग वह आप सभी के 2 होते हैं, 2 अयोग वह होते हैं। ठीक है, 33 व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। द्विगुण कितने होते हैं? द्विगुण व्यंजन होते हैं 2, द्विगुण होते हैं 2। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप सभी को इनके एक्सप्लेन मिलते जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? आप सभी को बता चुके हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्योंकि आप सभी को मोती है, जैसे मोती एक जगह पर पिरो दिया जाए तो क्या कहते हैं? मोतीमाला। उसी जगह पर वर्ण अगर पिरो दिया जाए और समुदाय बना दिया जाए, एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, तो उसे कहते हैं वर्णमाला। ठीक है, यह देख लीजिए कहाँ पूछा गया प्रश्न है, आप सभी लोगों को तसल्ली हो जाएगी कि इस बुक में है क्या। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 19 जून 2018 का सेकंड पाली का प्रश्न है। ठीक है, तो कांस्टेबल के भी प्रश्न है, कांस्टेबल में भी प्रश्न तगड़े तगड़े आते हैं। इसका एक्सप्लेन हम लोग ऊपर देख चुके हैं। यहाँ पर देख लीजिए किस परीक्षा में पूछा गया है। पीजीटी में पूछा गया वही प्रश्न आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी जेईई में पूछा गया प्रश्न है, और 2016 में पूछा गया।
पीजीटी 2005 में पूछा गया, मतलब दोनों परीक्षाओं में पूछा गया। ऐसा कुछ नहीं है कि इस परीक्षा में आया है तो उस परीक्षा में नहीं आएगा। लेबल सिर्फ बनाते हैं टीचर, टीचर जो बना देते हैं वही लेबल हो जाता है। ठीक है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं आप सभी को बताना है, तो 52 है। 52 आप सभी को डिफाइन भी किए जा चुके हैं, यह सब बताया जा चुका है। संयुक्त व्यंजन आप सभी को बताए गए हैं, 4 हैं, लेकिन कौन कौन से हैं यह देख लीजिए। छत, रंग, ज्ञा और स्रा, यह 4 व्यंजन आप सभी के संयुक्त हैं। द्विगुण व्यंजन को ही उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। तो यह कितने हैं, 2 हैं, बता चुके हैं। कौन कौन से हैं, ढ़ा और ढा है। ठीक है, ये 2 व्यंजन आप सभी के हैं उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, तो आप लोग याद रखना 2 उच्छिप्त व्यंजन है। कौन से अड़ा और ढा। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी ग्राम पंचायत अधिकारी वीडियो 2016 में पूछा गया। फिर बिहार पुलिस में कांस्टेबल परीक्षा 2017 में पूछा गया। तो बिहार स्टेट आ गया, सारे सभी स्टेट्स इसमें कंप्लीट है। केवीएस देख लीजिए, केंद्रीय विद्यालय की जो परीक्षा होती है प्रवक्ता की, तो 2014 में पूछा गया यही प्रश्न है। तो रिपीटेड कितनी बार प्रश्न है आप सभी लोग सामने देख लीजिए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है बताना है, तो 33 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। आप सभी से पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में डालना स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालना स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, क्योंकि आगे आएगा भी। यह देख लीजिए आप सभी लोग, आप सभी लोगों के काम का है यह। व्यंजन 33 हैं। ठीक है। और स्पर्श व्यंजन जिन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, आप जैसे पूछ लिया जाए, स्पर्श व्यंजन पूछेगा नहीं, वर्गीय व्यंजन पूछ लिया जाएगा कितने हैं, तो आप सभी लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि यह नाम चेंज हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना, वर्गीय व्यंजन को ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन को ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 25 है। ऊपर पूछा था जो क्वेश्चन, उसका आंसर यहाँ है। अंतःस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, या, रा, ला, वा। उस व्यंजन कितने होते हैं, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। तीनों सा ले लीजिए और साथ में हा ले लीजिए। ठीक है, शा 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 हा, यही क्रम रहता है। ये क्रम भी याद रखना, एक परीक्षा में पूछा गया यह क्रम। ठीक है। तो यार अलावा क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। उस व्यंजन कौन से हैं, तीनों सा और हा। ठीक, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना क्या है, आप सभी को ध्यान से सुनना है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, हम लोगों ने पीछे ही देखा है, आप लोगों को बताना आंसर। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है और स्पर्श व्यंजनों के ही वर्गीय व्यंजन कहते हैं, ये भी याद रखना। यह राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सबसे टफेस्ट एग्जाम यही था, बहुत अच्छा पेपर बनाया गया था, लेकिन तब भी कट ऑफ ज़्यादा गई थी। आप देख लीजिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। कौन कौन से स्पर्श व्यंजन है, का वर्ग में कंठ तालव्य भी आते हैं, कंठ ध्वनियाँ आती, सॉरी तालव्य नहीं, कंठ ध्वनियाँ आती हैं का वर्ग में। और का वर्ग में कितने, 5 वर्ण आप सभी को 5 व्यंजन मिलेंगे, का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक, यह कंठ ध्वनियाँ है। चा वर्ग में जो आती हैं वो तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। चा वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, चा आता है, छा आता है, जा आता है, झा आता है और इया आती है। यह तालव्य व्यंजन है सभी के। टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, टा वर्ग कौन कौन सा है, मूर्धन्य। टा वर्ग को मूर्धन्य वर्ग भी कहते हैं, मूर्धन्य ध्वनियाँ भी कहते हैं या मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग में दोस्तों कौन कौन से आते हैं, ता हो गया, था हो गया, दा हो गया, धा हो गया, ना हो गया। जिसको बोरिंग लग रहा हो वह 2 गुना स्पीड में 2x के स्पीड में लगाकर देख सकता है, 1.5x के स्पीड में लगाकर देख सकता है, लेकिन पूरी देखना तो आप सभी लोगों के चक्षु खुलेंगे, आप सभी लोगों को समझ में भी आएगा, आप सभी का रिवीजन भी हो जाएगा। जो जो रिवीजन के पर्पज़ से देखेंगे उनका पूरा ग्रामर, पूरी व्याकरण जो है रिवीजन भी हो जाएगी। पा वर्ग में आते हैं वोष्ठ व्यंजन, वो सॉरी वोष्ठ ध्वनियाँ आती हैं। तो पा हो गया, फा हो गया, बा हो गया, भा हो गया, मा हो गया। यह 25 आप सभी के व्यंजन हैं। 5 वर्ग हैं और 25 व्यंजन आप सभी के हैं, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। छठा नंबर प्रश्न दोस्तों देख लीजिए, कितनी परीक्षाओं में पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद परीक्षा 2018 और केवीएस प्रवक्ता 2014 और टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न। इतनी बार रिपीटेड प्रश्न आप सभी के सामने है, तो यह कितनी बार रिपीटेड और होगा अभी। भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। किसे माना जाता है, शब्द को माना जाता है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं, शब्द को कहते हैं। 3 भेद होते हैं, वर्ण के कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण में आप सभी को बता चुके हैं, छत, रंग, ज्ञा, स्रा आता है। और स्वर वर्ण में आप सभी को पता है, छोटा, छोटी, बड़ी,
ये सब आता है। का खा गा घा अंगा छा छा जा जा इया, ये सब आता है व्यंजन वर्ण में। ठीक, तो वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे कहते हैं शब्द। जैसे कमल, ये क्या होगा, कमल। ठीक है, अगर इसको उल्टा सीधा लिख दिया जाएगा वो सार्थक क्या अर्थ देगा, नहीं देगा, तो ये शब्द थोड़े होगा। लेकिन सार्थक क्रम, वर्णों का सार्थक क्रम जो अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी हो जाएगी, शब्द हो जाएगी। जैसे कमल हो गया, नयन हो गया, चैन हो गया, यह सब। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हम सभी को देखना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगर पूछा जाए भाषा की, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वर्णों का सार्थक समूह, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। वर्णों का सार्थक समूह क्रम जो निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वह है वर्ण। ठीक है, अब यहाँ शब्द ना लगा देना, यहाँ शब्द ना लगा देना, क्योंकि वर्णों के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। चलिए यह पूछा गया, देख लीजिए कहाँ कहाँ पूछा गया। एनवीएस प्रवक्ता 2014 में पूछा गया, टीजीटी में पूछा गया, फिर वीडियो 2023 में पूछा गया, जो आप सभी का री एग्जाम हुआ था। री एग्जाम हुआ था वीडियो का 2018 में जो परीक्षा हुई थी, तो उसी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, और चलिए अब कुछ नहीं, अब वो सब बता चुके हैं, बाकी आप सभी लोग देख लीजिए। 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस का प्रश्न दिया हुआ है, मतलब हल्के में बुक को ना लेना, बुक बहुत ज़बरदस्त है। बार बार कह रहा हूँ, बुक आप सभी को खरीदनी चाहिए। अगर खरीद नहीं पाते हैं तो पूरा एक्सप्लेन देखिए, और खरीद भी लेते तब भी एक्सप्लेन आप लोग सुनेंगे तो आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, सीसाइड में पूछा गया प्रश्न है 2022 में, लेटेस्ट प्रश्न है। निम्नलिखित कौन सा तालव्य विवरण है? तो तालव्य विवरण आप सभी को बताए गए थे ऊपर। ठीक है, चा छा जा झा बताए गए थे, तो सॉरी तालव्य वर्ण नहीं है पूछ रहा है। तो चा छा जा झा और क्या है, तालव्य स्वर है, और का क्या है, कंठी है, या क्या है, कंठी व्यंजन है। ठीक है, तो इसको ये नहीं है तालव्य। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आप सभी को बताना है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन प्रयोग के आधार पर पूछा जाएगा तो 10 है। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोग देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। अनुस्वार भी देख लीजिए आप लोग, अंग और आह। तो अनुस्वार कौन कौन से? अंग और आह अनुस्वार हैं। इन्हें ना तो स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन माना जाता है। यहाँ देख लीजिए, इन्हें ना तो स्वर माना जाता है ना ही व्यंजन माना जाता है, बल्कि इनको क्या माना जाता है? अयोग वह माना जाता है। तो अयोग वह स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, अयोग वह स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से स्वर होते हैं जिह्वा के आधार पर? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य स्वर याद रखना, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। छोटा आता है मध्य स्वर में। अब यहाँ अग्रस्वर में आप सभी का छोटी बड़ी आता है, ए आता है और अय आता है, यह सब क्या है? अग्रस्वर है। मध्य स्वर आप सभी का छोटा है, और पश्च स्वर क्या है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और बड़ा आ, यह सब क्या है? पश्च स्वर है। लेकिन पश्च स्वर, अग्रस्वर और मध्य स्वर, पश्च स्वर, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है समृद्ध स्वर, तो छोटी बड़ी क्या है? समृद्ध स्वर है। ए क्या है? अर्ध समृद्ध स्वर है। और अय क्या है? अर्ध विवृत स्वर है। तो यह अर्ध विवृत स्वर है अय, और ए क्या है? अर्ध समृद्ध स्वर है। चलिए मध्य स्वर में देख लेते हैं, अर्ध विवृत स्वर कौन कौन सा है? छोटा। समृद्ध स्वर कौन कौन सा है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ओ कौन सा है? अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा है? ओ है। और औ और आ, सॉरी औ और औ क्या है? अर्ध विवृत है, लेकिन विवृत क्या है? बड़ा। तो यह पूछ लिया जाएगा विवृत स्वर कौन कौन सा है? बड़ा है। चलिए इसका भी अभी एक्सप्लेन आगे और देखेंगे, अभी देख लीजिए। जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, जिह्वा की ऊंचाई की, जीभ के ऊंचाई के आधार पर स्वर के भेद बताना है आप सभी के। तो 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक समृद्ध स्वर होता है, अभी ऊपर पढ़ रहे थे हम लोग। अर्ध समृद्ध होता है, विवृत होता है और अर्ध विवृत होता है। यह 4 प्रकार के आप सभी के स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए अब ओष्ठ के आकृति के आधार पर आप सभी लोग देख लीजिए। वृत्ताकार होता है जिसे गोलित कहते हैं, आवृत्ताकार होता है। वृत्ताकार में आप सभी के आते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और ओ। ठीक है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और ओ, यहाँ पर औ होगा। ठीक है, ये होना चाहिए। चलिए आवृत्ताकार में आते हैं दोस्तों, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और अय।
ये आवृत्ताकार मतलब आगोलित होते हैं, तो इनको याद रखना। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न। थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। बढ़िया आराम से विधिवत देखेंगे, एक्सप्लेन उसके बाद में चलेंगे। जो देखो जिसको तैयारी करनी होती है वो रुकता है, जिसको तैयारी नहीं करनी होती वो थोड़ा भी देखेगा, चाहे जितना अच्छा कंटेंट पढ़ा दो वो थोड़ा देख कर निकल लेता है, ठीक। तो उनकी परवाह नहीं, लेकिन जो तैयारी करता है बंदा, सीरियस होता है, हिंदी ग्रामर तैयार करना चाहता है, हिंदी व्याकरण सोचता है एमसीक्यूज के माध्यम से तैयार हो जाए, वो देखता जरूर है। यही प्रश्न आप सभी को 30 प्रश्न 40 प्रश्न पीपीटी के माध्यम से हो तो 3-3 घंटा लोग पढ़ाते हैं, लेकिन अपना देखो कितना टाइम हो रहा है, 15 मिनट हो रहा है और 11 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट में एक क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर रहे हैं। 11वां प्रश्न है वर्ण के प्रकार होते हैं, तो वर्ण के प्रकार होते हैं, स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, अयोग होते हैं, 3 प्रकार होते हैं वर्ण के। चलिए दोस्तों हम लोग एमपी प्रोफेशनल प्रोफेशनल परी एग्जाम 2017 का प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन जैसे ये आप सभी का क्या होगा, व्यंजन हो गया। आ इसमें मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, अक्षर बन जाएगा। अभी ऊपर बताए थे आप सभी को, व्यंजन और स्वर के योग को अक्षर कहते हैं, ठीक है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कौन कौन सी 2 प्रकार की होती है? एक होता है स्वर ध्वनि, एक होती है व्यंजन ध्वनि, ठीक है। यह पूछा गया ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा यूपी SSC के थ्रू पूछा गया है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। और जूनियर असिस्टेंट वगैरह हैं, स्टेनोग्राफर हैं और लोअर है, लेखपाल है, सबके लिए इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, ठीक है। तो 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एक से अधिक, ये एक्सप्लेन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब देख चुके हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, तो अक्षर कहते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ का एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। चलिए, यह ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला में 3 भाग किए जा सकते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह के। स्वरों को वर्ण एवं अक्षर दोनों कहा जाता है, ठीक है, जबकि व्यंजन को स्वर रहित अक्षर को केवल अक्षर कहते हैं, ठीक। जो स्वर रहित होता है, जैसे ये का हो गया आप सभी का, तो ये क्या हो जाएगा, स्वर रहित अक्षर, इसको अक्षर ही कहते हैं। जब स्वर जुड़ जाता है तो वो भी वर्ण कहलाने लगते हैं, जैसे का में खा और में आ जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, पूरा का हो जाते हैं, ठीक है, पूरा का हो जाते हैं, तब इनका उच्चारण भी संभव होता है। तो यह क्या होते हैं, मेल हो जाता है तो इनको क्या कहते हैं, व्यंजन कहने लगते हैं, ठीक है, व्यंजन यह हो जाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला इसी गुण के कारण आक्षरिक कही जाती है। क्या कही जाती है? आक्षरिक कही जाती है, क्योंकि इसमें व्यंजनों को अक्षर, स्वर को भी अक्षर माना जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, 15 नंबर प्रश्न। चूँकि आप सभी का बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है, तो आप सभी लोगों को डिस्कशन करना है। 15 नंबर प्रश्न, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? उच्चारण के आधार पर कितने भागों में किया गया, आप सभी को बताना है। 6 भागों में, 8, 7 के उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। एक्सप्लेन देख लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आप सभी का गलत था दोस्तों। यह बीपीएससी टीजीटी में बीपीएससी टीचर परीक्षा में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह अच्छा वैसे है, लेकिन इसमें देखते हैं, एक्सप्लेन में देखते हैं इसको क्यों ऐसा बोला गया है कि इसमें नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 6 भागों में किया जा सकता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों यहाँ देख लीजिए, 5 वैसे होता है, 5 होता है, लेकिन एक होता है आप सभी का कंठ तालव्य, वो भी जोड़ लिया जाता है, तो इसको 6 भागों में बांट दिया जाता है, लेकिन यह वैसे वर्गीकरण इसका 5 भागों में किया गया है व्यंजनों का। तो आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंठ व्यंजन, कंठ व्यंजन आप सभी को दिखाया गया था कि का वर्ग के जितने भी व्यंजन होते हैं वो सब कंठ व्यंजन होते हैं, और एक सभी आप सभी का हा हो जाता है। विसर्ग, यह सब क्या है, कंठ है। जैसे विसर्ग में आ जाता है निह संदेश, निह में क्या आ जाता है, विसर्ग आ जाता है नी में, तो उसको हा बोलते हैं ना, तो इसलिए इसको कंठ से बोलते हैं, तो उसे कंठ कहते हैं। हा जैसे आप सभी का कंठ से ही बोलेंगे, जैसे बोलिए आप लोग हा, तो कंठ से ही निकल रहा है ना, तो कंठ हो जाता है। का वर्ग के तो होते होते हैं। और छोटा आप सभी का और बड़ा, ये भी कंठ स्वर है। क्या है? कंठ स्वर है। छोटा आ भी बोलिए, आ कंठ से निकलेगा, बड़ा आ भी बोलेंगे कंठ से निकलेगा।
तो छोटा बड़ा एक कंठ स्वर है, व्यंजन नहीं इनको कहेंगे, कंठ स्वर कहेंगे, ठीक है। तालव्य दूसरा, पहला या सभी का कंठ हो गया, दूसरा आप सभी का तालव्य हो गया। चा वर्ग या चा वर्ग तो आप सभी का तालव्य होता है, चा छा जा झा इया, तो ये सब होते हैं कि आप सभी के तालव्य होते हैं। दूसरा दोस्तों आप सभी का या हो जाता है और शा हो जाता है, यह दो व्यंजन आप सभी के तालव्य हो जाते हैं। स्वर कौन कौन से तालव्य होते हैं? छोटी और बड़ी। हम तो छोटी ही बड़ी ही पढ़ते थे, इसीलिए आप सभी से बोल भी रहे हैं छोटी ही बड़ी, वैसे इसको पढ़ा जाता है ई ई, ऐसे पढ़ा जाता है। ई बड़ी में थोड़ा जोर लगा के पढ़ा जाता है, छोटी में थोड़ा हवा कम निकाली जाती है, मतलब वायु कम निकाली जाती है। तो ये तालव्य स्वर हैं, छोटी बड़ी। बाकी या और शा भी तालव्य व्यंजन है, चा वर्ग के व्यंजन भी तालव्य हैं। अगला दोस्तों मूर्धन्य व्यंजन देख लीजिए। मूर्धन्य व्यंजन आप सभी को ऊपर बताया गया था कि टा वर्ग के सभी जो व्यंजन हैं वो मूर्धन्य में आते हैं। ठीक, क्या आते हैं? मूर्धन्य में आते हैं। और आप सभी का हो गया रा, और यह हो जाए सटवड़ वाला सा, ठीक है। और आप सभी का री जो होता है मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य स्वर कौन सा होता है? री होता है। तो यह याद रखना इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रा और सा मूर्धन्य है, री भी मूर्धन्य है। दंत व्यंजन में आप सभी के ता वर्ग के व्यंजन सब जितने भी हैं सब दंत वर्ग के हैं। और ला हो गया आप सभी का, और शा हो गया। ठीक, यह दो आप सभी लोग याद रखना, ला और शा ये भी दंत हैं, और ता वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं वो भी दंत हैं। ओष्ठ व्यंजन में देख लीजिए। ओष्ठ व्यंजन में आप सभी का पा वर्ग का जितना भी व्यंजन है वह सब ओष्ठ व्यंजन है। तो ऊ हो गया आप सभी का, बड़ा ऊ हो गया, ये सब ओष्ठ स्वर हैं। क्या है? ओष्ठ स्वर हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ ओष्ठ स्वर हो गए, और पा वर्ग के जितने भी हैं वो ओष्ठ व्यंजन हो गए। दंतोष्ठ व्यंजन यह आप सभी का छठा है, लेकिन यह छठा जोड़ा नहीं जाता, इसीलिए उसमें स्टार मार्क लगा हुआ था, ठीक है। तो यह वाह हो गया, तो वह आप सभी का हो जाएगा दंतोष्ठ व्यंजन, ठीक है। तो व्यंजन ऊपर क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं। तो यह प्रश्न कौन सा था? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो वह जो ओ है आप सभी का, तो यह दंतोष्ठ है। क्या है? दंतोष्ठ है, इसलिए इसको छठा भाग मान लिया गया है। तो 6 भागों में किया गया है, लेकिन इसको पता नहीं स्टार मार्क क्यों लगाया गया है, देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए स्टार मार्क क्यों लगाया गया, नोट में दिया हुआ है। मूलतः देखा जाए तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। वही मैं बता रहा था, ये छठा जो है आप सभी का जबरदस्ती बना दिया गया। हुआ किया जा सकता है दंतोष्ठ व्यंजन व दो मिश्रित स्थानों से उच्चरित होता है। ठीक, व का उच्चारण क्या होता है? दो मिश्रित स्थानों से होता है, दांत से भी होता है, दंत से भी होता है, और ओष्ठ से भी होता है, इसीलिए इसको छठा नहीं माना जाता। लेकिन फिलहाल आप लोग 6 आए तो अगर 5 नहीं है तो 6 लगाना, नहीं तो 5 है तो 5 ही लगा के आना, ठीक है, या छठा ना लगा के आना। वैसे तो जैसे दंतोष्ठ हो गया, ठीक है, तो कंठोष्ठ हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी, तो वो नहीं बनता है, ठीक है, मिश्रित स्वर नहीं बनते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अगला देख लेते हैं। यह पूछा गया है, यह प्रश्न देख लीजिए कहाँ पूछा गया है, पहले देख लीजिए, आप लोगों को भरोसा हो जाएगा यह बुक कितनी तगड़ी है। यूपीपी 31 अगस्त 2024 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है, मतलब यूपीपी कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो 5 स्थानों का प्रयोग किया जाता है, ऊपर 6 जबरदस्ती दे दिया गया था, ठीक है। तो कंठोष्ठ वाला आप लोग भूल जाना, जिसको वाह जिसमें शामिल है, ठीक है, 5 वैसे होते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? यह कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। लिपि चिन्हों के देख लीजिए, पूरे पूछा किस टाइप से जा रहा है, बार बार विभिन्न टाइप से पूछा जा रहा है प्रश्न, लेकिन वर्णमाला ही आंसर हो रहा है, ठीक। तो आप लोगों को ये भी पकड़ना है कि क्या क्या पूछना चाहता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। हम लोग अब देख रहे हैं, इसके भाग देख रहे हैं, ठीक। तो पहले पढ़ेंगे स्वर, फिर पढ़ेंगे व्यंजन, फिर पढ़ेंगे अयोगवा, फिर उसके बाद में हम लोग 5 टाइप के जो स्पर्श व्यंजन हैं, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है, जिन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्वर के कितने भी प्रकार होते हैं आप सभी को बताना है। बीपीएससी 2023 में पूछा गया, टीआरई में पूछा गया प्रश्न है। तो स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। स्वर के 2 भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर और संधि स्वर। यह आप सभी का मूल स्वर हो जाएगा और यह संधि स्वर हो जाएगा, ठीक है। तो मूल स्वर में आप सभी के आ जाएंगे छोटा, छोटी, बड़ा, छोटा ऊ और री, ठीक। यह सब आप सभी के 4 हो जाएंगे मूल स्वर। कितने हो जाएंगे? 4। गिनती भी पूछी जाएगी, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4, जिन्हें हास्य स्वर भी कहते हैं, ठीक है, हर्ष स्वर भी कहते हैं। और संधि स्वर में कितने आ जाते हैं?
बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ और ओ। ठीक, ये आप सभी के संधि स्वर में आ जाते हैं और आप सभी का वाह हो औ हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आप सभी के होते हैं संधि स्वर और मूल स्वर कितने होते हैं 4। ठीक है, संधि स्वरों के भेद देख लीजिए। संधि स्वरों के भेद दीर्घ स्वर होते हैं और एक संयुक्त स्वर होते हैं। आप सभी के दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? यह होते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, यह होते हैं दीर्घ स्वर। ठीक है, और यह ए, ऐ, ओ, औ, यह सब क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर होते हैं। तो आप लोगों को ये भी याद रखना होगा। और उच्चारण के कालमान के आधार पर, उच्चारण के कालमान के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण के कालमान के आधार पर, कालमान को मात्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो यह 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, लघु स्वर होते हैं, गुरु स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए पहले। लघु स्वर देख लीजिए, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा लगती है उसे लघु स्वर कहते हैं। जैसे छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री, ये सब क्या लघु स्वर होते हैं। लघु स्वर कितने? 4 होते हैं। ठीक है, लघु स्वर कितने होते हैं? 4 स्वर। और मूल स्वर पूछे जाए 4 ही होते हैं। और आपसे भी पूछे जाए संधि स्वर कितने होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं। संधि स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, दीर्घ और संयुक्त। और दीर्घ में कितने होते आते हैं स्वर और संयुक्त में कितने आते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। गुरु स्वर दूसरा हो गया आप सभी का गुरु स्वर। गुरु स्वर उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है। क्या मात्रा लगती है? 2 मात्रा लगती है, बड़ा, बड़ी, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, यह आप सभी के जो 6 टाइप के हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गए आप सभी के। तो ये क्या हो गया आप सभी के? गुरु स्वर हो गए। ठीक है, चलिए दोस्तों, यहाँ पर अगला पॉइंट देख लेते हैं। किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के मिलाने से बनने वाले स्वर को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। मतलब एक मूल स्वर को दूसरे मूल स्वर से मिला दिया जाता है तो दीर्घ स्वर बन जाता है। भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे ए हो गया, ऐ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया, ये 4 प्रकार के संयुक्त स्वर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 19 नंबर प्रश्न। हास्य स्वर, हास्य दीर्घ प्लुप्त किसके प्रकार हैं? तो ये किसके प्रकार हैं? स्वरों के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? स्वरों के प्रकार हैं। हार्श, दीर्घ, प्लुप्त और किसके प्रकार हैं? स्वर के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए यह बीपीएससी टीआरई में पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया प्रश्न है, टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी का हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्वर कहते हैं। यह ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, यह सब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग दूसरा हार्श स्वर देखेंगे। हार्श स्वर, तो सभी स्वर होते हैं। तो सभी स्वर कौन से होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। या टीजीटी 2021 में पूछा गया, यूपी टीजीटी में पूछा गया 2021 में प्रश्न। इतना अच्छा प्रश्न। सभी स्वर होते हैं अल्पप्राण। तो सभी स्वर वैसे भी अल्पप्राण होते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण में अंतर देख लीजिए, आप सभी के काम में आएगा। अल्पप्राण में हकार जैसी ध्वनियाँ नहीं निकलती। क्या निकलती? हकार जैसी ध्वनियाँ नहीं निकलती हैं। और महाप्राण में हकार जैसी ध्वनियाँ निकलती है। हकार जैसी ध्वनियाँ मतलब जिसमें जोर लगा के बोला जाता है। ठीक है, हकार होती है। जिसमें अल्पप्राण वर्णों में के उच्चारण में कम श्रम करना पड़ता है, लेकिन महाप्राण में अधिक स्वर करना पड़ता है। सभी वर्ण और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन, सभी वर्ण और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब पहला, तीसरा और पांचवा, और सभी स्वर। ठीक है, सभी स्वर प्लस 1 2 1 3 5 स्पर्श व्यंजन का एक पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और पांचवा व्यंजन, यह क्या है? अल्पप्राण है। और अंतःस्थ व्यंजन जितने भी या, रा, ला, वा, वह अल्पप्राण है। ठीक है, तो स्वर हो गए आप सभी के 1 3 5 व्यंजन वर्गों में हो गए आप सभी के, और अंतःस्थ व्यंजन हो गए। ठीक, तो आप सभी के कितने हो गए? या, रा, ला, वा, ये भी हो जाएगा अंतःस्थ। तो यह सब हो जाएगा अल्पप्राण। और प्रत्येक स्पर्श व्यंजन वर्ग का दूसरा, मतलब दूसरा और चौथा। ठीक है, और उस व्यंजन जितने भी होते हैं, तीनों श और हा, ठीक, वर्ण महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो यह याद रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, 22 नंबर प्रश्न। ये भी टीआरई में पूछा गया प्रश्न है। बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा, टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है। हर्ष स्वर कौन सा है? हर्ष स्वर कौन सा? आप सभी लोग देख चुके हैं, आ है। हर्ष स्वर कौन सा? आ है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यह प्रश्न आप सभी को बताना है, हिंदी भाषा में हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है?
तो हार्श स्वरों की संख्या कितनी है हिंदी में? हिंदी में हार्श स्वरों की संख्या 4 है। इनको हार्श स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, ठीक है। और यह कनिष्ठ सहायक सामान्य चयन 2016 का प्रश्न है। तो इम्पोर्टेंट है प्रश्न। हार्श स्वरों की संख्या देख लीजिए, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री हो जाएगा। चलिए हम लोग दीर्घ स्वर देखने वाले हैं। दीर्घ स्वर देख लीजिए। दीर्घ निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर कौन सा है आप सभी को बताना है। दीर्घ स्वर कौन सा है? और दीर्घ स्वर बताना है, संयुक्त स्वर नहीं बताना है, ठीक है। आप सभी को पता है जो आप सभी के संधि स्वर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक दीर्घ होते स्वर होता है और एक होता है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर नहीं बताना है, दीर्घ स्वर बताना है। यहाँ पर ध्यान देना, दीर्घ स्वर, दीर्घ ए भी है, दीर्घ ए भी है, दीर्घ ए भी, दीर्घ ए भी, ये लेकिन ओ, ए और ए ये क्या है? सभी संयुक्त स्वर हैं। लेकिन आ बड़ा क्या है सभी का? दीर्घ स्वर है, ठीक है। क्या है? दीर्घ स्वर। तो आप सभी का ए हो जाएगा। युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, 5 नंबर प्रश्न। निम्न 25 नंबर प्रश्न, 5 नंबर सॉरी बोल रहे हैं। निम्न में दीर्घ स्वर हैं, तो दीर्घ स्वर बताना। ए क्या है? संयुक्त स्वर है। ए क्या है? संयुक्त स्वर है, ठीक है। ई क्या है? हार्श स्वर है या लघु स्वर कहेंगे या मूल स्वर कहेंगे। बड़ी ई क्या है आप सभी का? बड़ी ई से क्या है? दीर्घ स्वर है। तो यह ग्राम विकास अधिकारी 2018 का प्रश्न है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। 26 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा मूल स्वर मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो मूल दीर्घ स्वर आप सभी का नहीं है, तो ओ तो नहीं होगा, ठीक है। मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, सॉरी, मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है ये पूछ रहा, तो ओ ही होगा। हमने सोचा थोड़ा बाई मिस्टेक मुझसे निकल गया। हम सोच रहे थे कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर है, ठीक है। तो वही कह रहे थे ओ नहीं होगा। तो डी वाला आप सभी का सही हो जाएगा। बाकी बड़ा ओ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा आ हो गया, ये मूल दीर्घ स्वर है, ठीक है। चलिए हम लोग 27 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कौन सा है? तो ओम है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर ओम है। हार्श स्वरों में, जैसे हार्श स्वरों में एक मात्रा का होता है, तो लघु स्वरों में हार्श स्वरों के 3 गुना समय लगता है मात्राओं को पढ़ने में। यह प्रश्न कब पूछा गया? यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, 1 to 5 में, ठीक है। ये भी याद रखना। यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए। जिस स्वर के उच्चारण में हार्श स्वर का तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। हार्श स्वर का तिगुना समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यह परिभाषा पूछी जा चुकी है किसी टीचिंग एग्जाम में, तो आप लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और प्लुत स्वर का प्रयोग कहाँ होता है? वैदिक भाषा में और नाटक आदि का संवाद लिखने या पुकारने के रूप में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। नंबर प्रश्न का उत्तर बताना या देख लीजिए आप सभी को कितने में पूछा, कहाँ कहाँ पूछा गया, 2018, 2017 सब कहीं पूछा गया प्रश्न है। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगता है उन्हें कहते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कहते हैं। जिसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। आप देख लीजिए अग्र स्वर, मध्य स्वर। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो क्या कहते हैं? जीभ के आधार के भाग पर किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। विपरीत स्वर नहीं आता है, विपरीत स्वर नहीं आता। कहाँ कब कब पूछा गया प्रश्न देख लीजिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2019 मतलब जूनियर असिस्टेंट का प्रश्न है, यह पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए सभी पूछे गए प्रश्न है, लेकिन देखना यह है कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जेई 2016 का प्रश्न है। मध्य स्वर कौन सा है? तो मध्य स्वर आप सभी का छोटा है, ठीक, यह आप सभी को ऊपर बताया गया था। चलिए दोस्तों हम लोग पश्च स्वर देख रहे हैं। 31 नंबर प्रश्न। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च स्वर है। क्या है? पश्च स्वर, पश्च समृत स्वर है। क्या है? पश्च समृत स्वर है। 2016 का प्रश्न है, इसका एक्सप्लेन देखने वाला होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, अतः यह पश्च स्वर है। ऊ के उच्चारण में ओष्ठ वृत्तमुखी या गोलाकार तथा जीभ ऊपर उठने के कारण इसे समृत स्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पे हम आ गए हैं, कहाँ आ गए हैं? समृत स्वरों पर आ गए हैं। तो समृत स्वर कौन सा है इसमें से ये बताना है सभी का। तो छोटी ई क्या समृत स्वर है। या आश्रम पद्धति प्रवक्ता 2009 और 2011 का प्रश्न है। तो यहाँ पर देख लीजिए समृत वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर छिद्र लगभग बंद हो रहता है। जैसे ई होगा, ई बोलेंगे तो आप सभी का मुख नहीं खुलेगा। ई, बड़ी ई, ऊ, इसमें क्या मुख ज़्यादा नहीं खुलेगा, तो क्या होते हैं? समृत स्वर होते हैं, ठीक है। मतलब मुंह बंद रहता है। अर्धविवृत्त क्या होता है? आधा मुंह खुला रहता है। जैसे अर्धविवृत्त स्वर है, तो अर्धविवृत्त स्वर कौन सा? ए बोलेंगे तो थोड़ा मुंह खुल जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसकी परिभाषा दी गई होगी। अर्धविवृत्त, ये क्या है? अर्धविवृत्त स्वर है। उच्चारण में जीभ्या अर्धसंवृत्त से भी कम उठती है, वह अर्धविवृत्त स्वर कहलाते हैं। ठीक, ये है ए और ओ। ठीक, ये क्या है? अर्धविवृत्त स्वर है। अन्य स्वर देख लीजिए, अन्य स्वरों में क्या आ जाता है? 34 नंबर प्रश्न, संधि स्वरों के उपभेद कौन से हैं? तत्संधि स्वरों के उपभेद कौन से हैं? कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। यह ऊपर बताया गया था आप सभी को। रेडियो ऑपरेटर उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 का प्रश्न, मतलब लेटेस्ट प्रश्न है। प्रश्नों का देख रहे हैं लेवल कैसा बढ़ रहा है, यहाँ पर देखने वाला आप सभी को देखना चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि आप सभी को इसमें संधि स्वर मूल स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे छोटा हो गया, ठीक है, आ और आ को मिलाकर बनता है। बड़ी हो गया तो छोटी ई और बड़ी ई को मिलाकर बनता है। ए जैसे आप सभी का हो गया तो आ और ई को मिलाकर बनता है। ए आप सभी का हो गया तो बड़ा आ और ए को मिलाकर बनता है ए। ओ बनता है छोटा और छोटा ऊ से, ओ बनता है बड़ा आ और ओ से बनता है। तो संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 6 है। संधि स्वरों की संख्या कितनी है? 6 है। दीर्घ स्वर कितने हैं? बड़ा, बड़ी और ऊ। यह क्या है? दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर आप सभी के 4 टाइप के हैं। 4 टाइप के, ए हो गया, ओ हो गया, ए हो गया, ओ हो गया। तो आप सभी के स्वर संधि स्वरों के भेद कितने हैं? 7 हैं। 6 नहीं है, 7 है। ठीक है। जिन स्वर उन स्वरों को कहते हैं, दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर को मिलाने से बने हैं। दीर्घ स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो एक मूल स्वर में दूसरे मूल स्वर को मिलाने से बने। जैसे आप सभी का छोटा आ है तो छोटा आ को छोटा आ से मिलाएंगे, बड़ा आ हो जाएगा। छोटा ऊ को छोटा ऊ से मिलाएंगे, बड़ा ऊ हो जाएगा। छोटी ई से छोटी ई मिलाएंगे, क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। ऐसे आप सभी के बनते हैं दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर कैसे बनते हैं? छोटा आ को छोटी ई से मिलाएंगे, ए हो जाएगा। बड़ा आ को ए से मिलाएंगे, ए हो जाएगा। छोटा आ को ऊ से मिलाएंगे तो हो जाएगा ओ। अब बड़ा आ को ओ से मिलाएंगे, हो जाएगा औ। अब याद करने का ट्रिक ऐसे है, जैसे छोटा और छोटी ई मिला दीजिए। आप लोग इतना याद रखना, छोटा आ और छोटी ई को मिलाकर क्या बनता है? ए बनता है। छोटा आ और छोटी ई को मिलाकर बनता है ए। फिर आप लोग याद रखना, जब ए आएगा तो इसमें ए में एक मात्रा बढ़ जाती है, तो आप सभी का आ की जगह पर बड़ा आ ले लेना, और जो ये आप सभी का निकल कर आएगा उसको ए ले लेना, तो आप सभी का हो जाएगा ए। ठीक है। जैसे आप सभी का छोटा और छोटा ऊ हो जाता है ओ। अब इसको काट दीजिए, यहाँ पर इसको बड़ा कर दीजिए, बड़ा, और यहाँ पर इसको ले लीजिए, ओ को मिलाकर क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक, इतना याद रखना, बस कुछ हो गया काम आप सभी का। इस नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया प्रश्न है, संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए है और आ है। आप सभी को ऊपर बता चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। चलिए 36 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। छोटी बड़ी किस प्रकार के वर्ण हैं? तो छोटी बड़ी किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य वर्ण है। कितने तालव्य वर्ण हैं? छोटी और बड़ी। ठीक, रेडियो ऑपरेटर परीक्षा 2024 का प्रश्न है, आप सभी को याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यह शायद इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होगा। छोटा और बड़ा आ का स्थान कंठ स्वर है, ओ और औ का स्थान कंठोष्ठ स्वर है, और ए और ऐ का स्थान कंठ तालव्य स्वर है। छोटा ऊ बड़ा ऊ का स्थान ओष्ठ स्वर है, और री का स्थान मूर्धन्य। ऊपर बता चुके हैं, हालांकि सब रिवीजन करा दिए आप सभी को। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। कंठ तालव्य है, तो कंठ तालव्य कौन सा इनमें से? कंठ तालव्य बताना है। ठीक, कंठ से भी बोला जाता है, तालव्य से भी बोला जाता है। तो ए आप सभी का कंठ तालव्य हो गया। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2019 का प्रश्न है आप सभी का। ए और ऐ क्या है देख लीजिए। 38 नंबर प्रश्न, ए और ऐ क्या है का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो कंठ तालव्य है। सी वाला आप सभी का सही हो जाएगा। देख लीजिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, आप लोगों के सामने प्रश्न लिखा गया है। ठीक, ये सब बता चुके हैं, ये सब हो चुका है। 39 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। 39 नंबर प्रश्न कौन सा है? अनुनासिकता है। अनुनासिकता संभालना, जिसमें चंद्र बिंदी लगती है वो अनुनासिक होते हैं, और जिनमें यह बिंदी लगती है तो अनुनासिक होते हैं। ठीक है, सॉरी, चंद्र बिंदी लगती है अनुनासिक होते हैं। ठीक है, और इस बूंदी लगती है अंगा की तो निर्नासिक हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेन देख लीजिए। संभालना शब्द में अनुनासिकता का प्रयोग हुआ है। जिन शब्दों के उच्चारण में श्वास का निकास मुंह और नाक दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक स्वर कौन सा है? इसमें कौन सा स्वर अनुनासिक है? पाँव है। इसमें चंद्र बिंदी लगी है, पाँव है। ठीक, अनुनासिक स्वर पूछा गया 2017 में प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए। 41 नंबर प्रश्न में आप सभी को याद हो जाएगा, वीडियो परीक्षा मतलब ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी में 2023 के परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अनुनासिक कौन सा है? तो अनुनासिक आप बताएंगे चांद और सांस है। आप सभी से पूछ लिया जाएगा निरुनासिक कौन सा है? तो शंकर हो जाएगा आप सभी का निरुनासिक, या शंकर आप सभी का शब्द क्या हो जाएगा? निरुनासिक हो जाएगा। ठीक है,
चलिए दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। अनुनासिक चंद्रबिंदी होती है और नाक से श्वास निकलती है बहुत कम, मुख से श्वास निकलती है बहुत अधिक। और अनुस्वार में क्या होता है, अनुस्वार निर्नासिक बोलते थे, क्षमा करना, अनुस्वार होता है, हो सकता है फ्लो फ्लो में निर्नासिक निकलता हो। अंगा की बिंदी होती है, बहुत अधिक श्वास मुँह से नाक से निकलती है लेकिन बहुत कम मुँह से निकलती है, ठीक है। 42 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न, शब्दों में अनुनासिक है तो कटीला क्या है, शब्दों में अनुनासिक शब्द है, ठीक है। कटीला क्या है, अनुनासिक शब्द, शब्दों का अनुनासिक शब्द कटीला है। जी यूपीपीसीएल में पूछा गया प्रश्न है, मतलब यूपीपीसीएल भी जेईई में पूछा गया, वो भी नहीं छूटा है। चलिए हम लोग देख रहे हैं दोस्तों 43 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 43 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं तो मात्रा कहते हैं। स्वरों के जो उच्चारण में समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। 44 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है सभी को। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। चलिए दोस्तों 45 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। स्वर किसका भेद है, तो वर्णों का भेद, स्वर वर्ण का भेद है। यह देख लीजिए कब पूछा गया, 2018 में पूछा गया, 6 to 8 का टेट का परीक्षा हुई थी सेकंड पेपर में, ठीक है। 46 नंबर प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं, ग्राफीन, ग्राफीन समरूप कहते हैं। यह प्रश्न पढ़ने वाला इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। नागरी लिपि में मात्रा पद्धति, यह नागरी लिपि में यह मात्रा पद्धति, ये मात्रा स्वरों के चिन्ह होते हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूर्ण स्वर नहीं लिखा जाता है, केवल स्वर ही की मात्रा लिखी जाती है। मात्रा स्वर के समरूप ग्राफीन कही जाती है, ठीक है। और 47 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण होते हैं, तो ओ और औ कंठ ताल कंठोष्ठ स्वर होते हैं, मतलब कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से और प्लस गोष्ठ से, कंठोष्ठ से बोले जाते हैं। ओ और औ कंठोष्ठ होते हैं, याद रखना 2014 पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 48 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना, लेखपाल में पूछा गया 2015 का प्रश्न है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, तो कंठ तालु है ए का स्थान कंठ तालु है, तो ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु है। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, इसे कंठ तालव्य भी कहते हैं। कंठ तालव्य कौन सा है, तो ए और आए कंठ तालव्य है। यह पूछा गया वन रक्षक मतलब फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया 2016 का प्रश्न है। हम लोग 50 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 50 नंबर प्रश्न कितने समय में देख रहे हैं, देख लीजिए 42 मिनट में हम लोग 50 प्रश्न देख रहे हैं। इतने में पीपीटी पढ़ाकर कोई नहीं पढ़ा सकता। 50 क्वेश्चन आप सबको 42 मिनट में कोई पढ़ा ही नहीं सकता, 2-1.5 घंटा आप सभी का आराम से लेता है। 50 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। ए के उच्चारण स्थान को क्या कहते हैं, तो कंठ तालव्य कहते हैं। यह राजस्व निरीक्षक 2016 का प्रश्न है। ये भी 2800 की ग्रेड पे की पोस्ट थी, जैसे मुख्य सेविका की है। चलिए दोस्तों 51 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे होते हैं निर्नासिक होते हैं। निर्नासिक स्वर होते हैं जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, ठीक है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह निर्नासिक स्वर होते हैं। चलिए हम लोग कौन सा स्वर देख रहे हैं, क्वेश्चन 52 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए आप सभी लोग। स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं, स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं उपयुक्त तीनों, दीर्घ स्वर, प्रयुक्त स्वर और हर्ष स्वर, ठीक है, तीनों स्वर हैं। हिंदी की अग्र आवृत्ताकार, हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है, तो कौन है, ई है, ठीक है। अग्र और आवृत्ताकार है और समृद्ध स्वर है तो ई है, ठीक है। आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा, आवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है ई। 53 नंबर प्रश्न हो गए। और अब आप सभी लोगों को आगे 53 नंबर से प्रश्न से ही आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। जितने भी प्रश्न बचे हैं लगभग करवा लिए जाएंगे, नहीं तो तीसरे पार्ट में भी आएंगे, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न करवाने होते हैं, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और लाइक कर जरूर कर दीजिए चैनल को। आप सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, थोड़ा